नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से अजित पवार शरद पवार गुट को छोड़कर के भाजपा के गठबंधन में शामिल हुए हैं, तब से ना तो सरकार सही चल रही है और ना ही प्रदेश की व्यवस्था सही चल रही है। लगातार खबरें बनी हुई हैं कि अजित पवार अपने ही गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और भाजपा उन्हें लगातार मनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में भाजपा शायद भूल चुकी है, तभी तो जनता की फिक्र छोड़कर सिर्फ अपने गुट को बचाने में लगी हुई है। बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे में महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा। भाजपा सरकार के साथ हाथ मिलाने वाले अजित पवार को अपनी पार्टी का हकदार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि चाचा शरद पवार और अजित पवार पार्टी के अगले बॉस होने का दावा करते हैं, जिसे लेकर के अजित पवार ने 30 जून को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। बाद में अजित पवार ने खुद को पार्टी अध्यक्ष भी बताया था। पिछले दिनों चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए शरद पवार गुट ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग अपना फैसला एक तरफा सुनाती है। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को दोनों गुट शरद पवार और अजित पवार को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। इस सुनवाई के लिए एनसीपी मुखिया शरद पवार खुद पहुंचे हैं। पवार के साथ जितेंद्र आव्हाड और वंदना चव्हाण भी आयोग पहुंचे। वहीं सुनवाई के लिए अजित पवार गुट ने खुद न आकर के अपने वकील को भेजा। चुनाव आयोग ने पार्टी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच असली एनसीपी विवाद पर दलीलें सुनी। अगले साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के साथ चुनाव आयोग को जल्द ही ये तय करना होगा कि किस गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और उसका चिन्ह मिले। एनालॉग घड़ी बरकरार रखना होगा। हालांकि इस मामले में अब 9 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुनवाई से एक दिन पहले सीनियर पवार ने दोनों को बरकरार रखने का भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि कोई जानता है कि पार्टी का संस्थापक कौन है, आम आदमी क्या सोचता है, ये महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने एक अलग राजनीतिक रुख अपनाया है और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि लोकतंत्र में ये उनका अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र और देश के बाकी लोग जानते हैं कि एनसीपी का संस्थापक कौन है। मेरे लोग जो कहते हैं उसमें सच्चाई है कि स्थिति हमारे अनुकूल है। बता दें, इस मामले पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार आज चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष आयोग के सामने बैठेंगे और उनके प्रतिद्वंदी कहेंगे कि ये उनकी पार्टी नहीं है। आज चुनाव आयोग के लिए परीक्षा का दिन है। एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है कि अपने पिछले रुख से हटते हुए। शरद पवार ने कहा कि जिन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाया है वे एनसीपी के नहीं हो सकते हैं। हम इस तरह से समझौता स्वीकार नहीं करते हैं। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है और चुनाव चिन्ह जाने का कोई सवाल नहीं है। बात करें अजित पवार गुट के अलग होने की, तो नवंबर 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की असफल कोशिश के बाद शरद पवार ने अजित पवार को दरकिनार कर दिया था। लेकिन इस साल 2 जुलाई को अजित पवार सत्ता में वापस आ गए और उन्होंने शिवसेना बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ ली। इसके आश्चर्यजनक कदम के तुरंत बाद ही राकापा को कई उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अजित पवार के सदमे की परिस्थितियों पर दावे और प्रतिदावे उड़ गए। जबकि कई लोगों ने दावा किया था कि शरद पवार को एनडीए में लाने को लेकर के उनके आश्वासन के बदले अजित को सरकार में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन ने इस बात से इनकार किया कि वरिष्ठ पवार इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद भी सबका ध्यान बस खुद के पार्टी मिलने वाले ओहदे पर है। किसी को चिंता है सीट बंटवारे को लेकर, तो कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर के परेशान है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में हो रही असुविधाएं और घटनाओं पर ना तो मुख्यमंत्री का ध्यान है और ना ही भाजपा का। महाराष्ट्र के अस्पतालों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पतालों में ढंग की सुविधाएं नहीं है, वक्त पर मरीजों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही एक अस्पताल का मामला इन दिनों खूब चर्चा में भी बना हुआ है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नांदेड़ में 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार ने जांच समिति गठित की थी, लेकिन मामले में इतनी लापरवाही दिखाई गई कि इस जांच समिति की रिपोर्ट 5 दिनों के बाद भी सरकार के पास नहीं पहुंची है। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ की घटना पर सुमोटो सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए 2 सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है। बॉम्बे एससी के चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल दोनों कर्मचारियों की कमी की समस्या का उचित समाधान करने की जरूरत है। दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्तरों के सरकारी अस्पतालों का प्रबंधन सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है और मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज का प्राथमिक कार्य शिक्षण है और दूसरा कार्य मरीजों की देखभाल करना है।
मरीजों की देखभाल की प्राथमिकता जिम्मेदारी जो है वो जन स्वास्थ्य विभाग की है। हमारी राय में अन्य सभी उपायों के अलावा इन 2 विभागों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल और नॉन मेडिकल की सभी रिक्तियां भरी जाए। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। अब सवाल उठने लगा है कि नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हो रही मरीजों की मौत को लेकर के राज्य सरकार गंभीर है या नहीं। घटना को 5 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक इस बड़ी घटना की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी है। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष इसे लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। इस मामले को लेकर के उद्धव ठाकरे ने सवाल पूछा कि मरीज की मौत के बाद महाविद्यालय के डीन पर मामला दर्ज हो सकता है, तो सरकार पर क्यों नहीं। उद्धव ठाकरे ने मरीजों की मौत के पीछे सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले की विस्तृत जांच की मांग करते हुए कहा कि ये घटना बेहद दर्दनाक, गंभीर और चिंताजनक है। 2 महीने पहले थाने में हुई इस तरह की घटना को याद करते हुए खड़गे ने कहा कि मरीजों को जान जा सकती है और ऐसी घटनाएं जो हैं वो राज्य सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली पर सवाल भी उठाती है। इस घटना पर मौजूदा भाजपा गठबंधन वाली सरकार का खामोश रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार को जनता की कुछ नहीं पड़ी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम कर रही है, तभी तो वह ऐसी घटनाओं को गंभीरता से ना लेकर के अपनी सत्ता बचाने में बस लगी हुई है। हालांकि आने वाले साल में महाराष्ट्र में भी चुनाव है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।